प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं कक्षा 6 के लिए जो चीज हम लेके आए पार्ट 1, इसके अंतर्गत जो पार्ट का नाम क्या, कब, कहाँ और कैसे पढ़ने जा रहे हैं साथियों, और इसके भाग 1 के अंदर भी हमने बहुत सारी अच्छी जानकारी ली थी, जिसमें भारत का नामकरण, पांडुलिपि और अभिलेखों के बारे में जानकारी ली थी। साथियों अब हम बात करने वाले हैं आदि मानव के बारे में, अर्थात इस बुक के माध्यम से सवाल पूछे जा सकते हैं कि आदि मानव क्या कार्य करता था, वो खाता क्या था, वो रहता कहाँ था, इसके बारे में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो अगर आदि मानव के बारे में जानकारी लेनी है अपने को, तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है काल कर्म। अब काल कर्म की जो पहली कड़ी निकलकर सामने आती है प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड काल कर्म की दूसरी कड़ी क्या कहलाती है? तो काल कर्म की दूसरी कड़ी कहलाती है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। काल कर्म की तीसरी कड़ी क्या कहलाती है? साथियों मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके माध्यम से ही हमें आदि मानव या फिर पुराना जो आदि मानव जो था, इसके रहन सहन, खान पान और कार्य के बारे में जानेंगे। तो तीसरा जो काल कर्म की तीसरी जो कड़ी बताई जाती है, इसे हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। बात सबसे पहले हम करते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड जो है, इसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। फिर प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जो है, इसे आद्य प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा जो रूप है, इसे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तीसरे रूप को ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। बच्चों आदि मानव जो है, इसे हम प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इसमें जो मानव का रूप देखने को मिलता है, मानव की प्रारंभ से लगाकर आधुनिक यानी अब तक 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला रूप जो मानव को होमो कहा गया है, पहला रूप जो देखने को मिलता है हमें मानव के, वो है आपके होमिनिड। दूसरा जो रूप देखने को मिलता है, इसे होमिनाइड कहते हैं। और तीसरा जो रूप देखने को मिलता है, इसे होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं होमिनिड। चूंकि होमिनिड मानव की 2 से 3 विशेषता बच्चों में आपके सामने रख रहा हूं, और इसका आंकलन आप आदि मानव से कर सकते हो। आदि मानव जो होमिनिड रूप है मानव का, इसके संपूर्ण शरीर के ऊपर बाल हुआ करते थे। चूंकि ये जो आदि मानव देखने को मिलता था, प्रारंभिक मानव, इसका मिलान आप गुरिल्ला या फिर चिंपांजी से कर सकते हो। चूंकि ये जो होमिनिड मानव है, ये चौपाया था, इसे खुद को भी पता नहीं था कि मेरे 2 हाथ है, 2 पांव है। और जब समय आगे बढ़ा तो मानव का क्रमिक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, और होमिनाइड कैटेगरी में आते आते मानव को पता चल गया कि मेरे 2 पैर हैं और मेरे 2 हाथ है। अब मानव और तेजी से भागने लगा। चूंकि होमिनिड जब कैटेगरी में मानव पहुंचा है, तब इसे अपने तन को ढकने की जरूरत महसूस हुई, तन को ढकने की जरूरत महसूस हुई। साथ ही इसे अपनी उदर पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति का मतलब होता है खाना खाने के लिए शिकार के ऊपर डिपेंड
होना पड़ा। शारीरिक जो बदलाव देखने को मिलते हैं होमिनिड मानव में, तो इसका जो जबड़ा है, जबड़ा मानव का ठिकाने पर आ गया, चूंकि होमिनिड का जो जबड़ा है आधुनिक गुरिल्ला या चिंपांजी के बराबर बताया जाता था। इस काल में आते आते वो ठिकाने आ गए। बात करते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मनुष्य की सबसे समझदार श्रेणी, समझदार श्रेणी के मानव, अर्थात मानव ने जब सोचना विचारना शुरू कर दिया उस श्रेणी को होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता था। चूंकि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं साथियों, आदि मानव के काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आदि मानव जो है इसका निवास कहाँ बताया जाता है, आपकी किताब के अंदर ये पूछा जाता है मित्रों। तो आदि मानव का निवास बताया जाता है गुफाओं में, गुफाओं व कंदराओं में, गुफाओं व कंदराओं में आदि मानव का निवास बताया जाता है। अब आदि मानव जो है इसका कार्य क्या होता था प्रमुख रूप से, तो बताया जाता है शिकार, शिकार संग्रह, शिकार को संग्रह करना, गैदर करना, इकट्ठा करना और उसे अपनी गुफाओं में रख लेना ताकि ज्यादा समय तक उसे खाद्यान्न अवेलेबल हो सके। बात करते हैं शिकार करने के लिए ये जो मानव हैं इसके औजार कैसे हुआ करते थे, तो मानव के शिकार करने के लिए औजार जो बने थे, इस तकनीक को पंच ब्लेड तकनीक, पंच ब्लेड तकनीक के नाम से जाना जाता है। अब मानव जो शिकार करता था, स्पेशली इसके जो औजार हैं यह 3 वस्तुओं से बनाए जाते थे। नंबर 1 हड्डियों से, नंबर 2 लकड़ी से और नंबर 3 पत्थर से। ये जो पत्थर हुआ करता था एग्जैक्ट लाइमस्टोन, बारीक और तेज तरार पत्थर जो छीलने, काटने, फाड़ने आदि में भी मनुष्य के काम आता था। तो साथियों मैंने आदि मानव के निवास कार्य के बारे में भी बता दिया, और ये जो आदि मानव है कर्मिक विकास के बाद में आदि मानव जो शिकार करता था इसे पका कर खाने लगा, अर्थात आग का उस समय आविष्कार हो चुका था। लेकिन जब हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं तो बच्चों प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात मानव जो है प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थरों का सबसे ज्यादा यूज करता था, पत्थरों का प्रयोग। अब पत्थरों का प्रयोग किस किस रूप में करता था, तो नंबर 1 औजार, औजार बनाने में भी वो पत्थर का यूज करता था। अब आदि मानव को आग उत्पन्न करने के लिए भी 2 पत्थरों को आपस में रगड़ना पड़ा। तीसरी बात, जो गुफाएं हुआ करती थी, गुफाएं और कंदराएं स्पेशली वो किससे बनी होती थी, पत्थरों से बनी होती थी। तो प्यारे बच्चों हमने आदि मानव के रहन सहन, क्षेत्र, औजार और उसके शिकार संग्रह के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं तिथियों का, तिथियों के बारे में जानना, तिथियां क्या होती हैं, ये कब से शुरू होती हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। दूसरा जो चैप्टर है आपके इस पार्ट का जिसका नाम है क्या, कब, कहां और कैसे का, तिथियों का मतलब, ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। तिथियों का मतलब अर्थात ये जो चैप्टर हैं इसके माध्यम से हम बीसी के बारे में पढ़ेंगे, हम एडी के बारे में पढ़ेंगे। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का फुल फॉर्म होता है आफ्टर डेमोनिस। शुरू करते हैं तिथियों का मतलब। अब तिथियों का मतलब पढ़ना है बच्चों, तो सबसे पहले हमें बायोग्राफी जाननी है ईसा मसीह के बारे में। ईसा मसीह जो है इनका जो जन्म बताया जाता है ये बताया जाता है बेतलहम में। बेतलहम में इनका जन्म देखने को मिलता है और बेतलहम यूनान प्रांत में पड़ता था। ईसा मसीह जो है इनकी माँ का नाम बताया जाता है मरियम और
इनके पिता का नाम देखने को मिलता है। पिता जो बताए जाते हैं ईसा मसीह के, उनका नाम यूसुफ या जोसेफ, और ये कर्म से बढ़ई थे। कार्य क्या करते थे बच्चों? खाती का कार्य। अब उस समय भविष्यवाणी हुई और जोसेफ और मरियम की ईश्वरीय संकेतों से शादी हुई। ईश्वरीय संकेत, ईश्वरीय संकेतों से विवाह, ईश्वरीय संकेतों से इन दोनों का विवाह हुआ और विवाह के प्रांत जो पवित्र आत्मा ने जो जन्म लिया है, इसे ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है। ईसा मसीह का जो जन्म दिवस है, इसे किस रूप में मनाया जाता है? ईसा मसीह का जो जन्म दिवस है उसे क्रिसमस डे, क्रिसमस डे जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब तिथियों का मतलब, इसका जुड़ाव सीधा सा साथियों ईसा मसीह के जीवन और मृत्यु से बताया जाता है। चूंकि हम सबसे पहले बात करते हैं बीसी के बारे में। बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट अर्थात बिफोर क्राइस्ट का अर्थ होता है ईसा के जन्म से पूर्व। ईसा के जन्म से पूर्व की घटनाओं को, तिथियों को ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है या ईसा पूर्व की श्रेणी में लिखा जाता है। इसे BCE भी लिख सकते, बिफोर कॉमन इरा भी लिख सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं, इसके माध्यम से ही बच्चों हम पढ़ने वाले हैं AD के बारे में। ये BC हो गया। अब हम बात करते हैं AD के बारे में। AD जो है इसकी फुल फॉर्म आफ्टर डेमोनिज, आफ्टर डेमोनिज। तो डेमोनिज का अर्थ भी यहाँ पर ईसा की मृत्यु, ईसा की मृत्यु के बाद। साथियों अपने को याद रखना है कि BC जो है यह कहाँ पर वर्ष में कहाँ पर काम में लिया जाता, वर्ष के पीछे जो लगाया जाता BC किस रूप में काम में लिया जाता है, AD कब काम में लिया जाता है। साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि BC की जो जितनी भी तिथियां, जिसे बिफोर दैट ऑफ क्राइस्ट, सॉरी बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं, ईसा के जन्म की पूर्व की घटनाएं, उसे अगर बात करें वर्ष की तो BC के जो वर्ष हैं ये गणितीय भाषा के अवरोही क्रम में लिखे जाते हैं। किस क्रम में साथियों? अवरोही क्रम। एग्जाम्पल मैं आपके सामने बता देता हूं कि A एक व्यक्ति है। अब A एक व्यक्ति है, इसका जन्म हुआ 550 BC में और 30 साल बाद में ये व्यक्ति मर गया। 30 साल बाद में ये व्यक्ति मर गया तो आगे हम इनका BC में टोटल कार्यकाल क्या लिखेंगे या जीवन का समय क्या लिखेंगे? इसकी मृत्यु हो गई 30 वर्ष पश्चात, 30 वर्ष पश्चात, 30 वर्ष पश्चात इसकी मृत्यु हो गई। तो आगे हम क्या लिखेंगे बच्चों? तो टोटल इसका जो जीवन काल है अर्थात 550 में से 30 वर्ष को हम लीप कर लेंगे, घटा लेंगे, तो पीछे बन जाएगा 520 ईसा पूर्व, 520 ईसा पूर्व। ये हो गया है एक व्यक्ति का पूरा जीवन। अर्थात मेरे कहने का अर्थ है बच्चों कि ईसा पूर्व जो लिखा जाता है ये सारी घटनाएं अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं AD। इसे साधारण शब्दों में ईस्वी सन के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ईस्वी सन जो है यह कब से लागू हुआ? तो ईसा की मृत्यु के बाद में
ईस्वी सन लागू होना बताया जाता है। अब बात करें इसके वर्ष की, तो वर्ष जो है ये गणितीय भाषा या मैथमेटिकल जो कंडीशन है इसमें आरोही क्रम में चलती है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में चलती हैं। वापस मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं कि एक व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ 1950 ईस्वी में और उस व्यक्ति की 40 वर्ष पश्चात मृत्यु हो गई। 40 वर्ष पश्चात उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो इस व्यक्ति का पूरा जीवन हम ईस्वी सन में क्या लिखेंगे, तो 40 साल को हम क्या करेंगे बच्चों, आगे अग्रम अर्थात आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, यानी 40 वर्ष को हम 50 के साथ में जोड़ देंगे, अर्थात 1990 ईस्वी में इस व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस पूरे व्यक्ति का जीवन काल हो गया यह समय। साथियों, मैंने तिथियों के कालक्रम तिथियों का मतलब आपको पूरा समझाया, जिसमें हमने बीसी के बारे में पढ़ा और जिसमें हमने एडी के बारे में पढ़ा। साथियों, मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि ये जो बीसी और एडी हैं, इनके अनुसार, इनके माध्यम से ही विश्व के प्रमुख कैलेंडरों की तिथियों का निर्धारण हुआ। अगर बात करें विश्व के प्रमुख पंचांगों की, तो सबसे पहले हम नाम देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन के बाद में दूसरा शक संवत, तीसरा विक्रमी संवत, विक्रमी संवत के बाद में चौथा हिजरी संवत। ये बड़े पैमाने पर देखे जाने वाले, मोटा मोटी तौर पर देखे जाने वाले प्रमुख जो संवत या पंचांग हमें देखने को मिलता है, जिनका पूरा का पूरा निर्धारण बीसी और एडी पर बताया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख नदियों की, जो हम भारत के मैप के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। बताना चाहूँगा कि भारत की प्रमुख जो नदियाँ हैं, इनका जो जल है, अपना जो विलय है, ये दो तरीकों से, तीन रूप में पढ़ने को मिलती हैं भारत की नदियाँ। एक नदी का रूप जिसे अंत प्रवाही कहते हैं, जो जमीन के अंदर चलती है, जिसे इनलैंड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रवाह क्षेत्र किसी अन्य क्षेत्रों में नहीं, अर्थात जमीन में हो जाता है। जैसे दूसरा बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में बहुत सारी नदियां हैं जो आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और पश्चिम उत्तर की बहुत सारी नदियां हैं जो आकर कहाँ गिरती हैं बच्चों, अरब सागर में गिरती हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत की नदियों के बारे में। तो उत्तर भारत के अंदर सबसे प्राचीन जो नदी देखने को मिलती, विस्तृत नदी भी देखने को मिलती है, उसका नाम बताया जाता है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है, इसकी 5 से 6 नदियां सहायक नदियों के रूप में देखने को मिलती हैं, जिनमें जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, एस से सतलज और वी से व्यास। ये 5 से 6 नदियां ये हो गई। ऊपर अफगानिस्तान से एक और नदी इसके साथ में तंत्र बनती है, अफवा तंत्र बनती है, जिसे काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। साथियों, जहां ये सिंधु नदी बहती है, इस पूरे क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, हमने उत्तर से पश्चिम क्षेत्र की तरफ बहने वाली प्रवाह जो नदी है उसके बारे में पढ़ा, सिंधु तंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी जिसकी लंबाई बताई जाती है 2510 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर बताई जाती है। सबसे पाक पवित्र नदी बताई जाती है गंगा नदी, और गंगा नदी का वर्णन हमें वेदों में भी पढ़ने को मिलता है। गंगा नदी जो है, इसके अन्य नाम इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। सवाल पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियां देखने को मिलती हैं हमें, इनमें सर्वप्रथम नाम आता है यमुना का।
किसका नाम आता है? यमुना का। और पूर्व से चलकर यू आकार में आकर जो गंगा नदी के साथ में कॉम्बिनेशन बनाती है, अफवातंत्र बनाती है, इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय से बहती हुई गंगा में आकर मिल जाती है। फिर गंगा के साथ में नीचे यूपी के दक्षिणी इलाकों में सोन नदी आकर गंगा के साथ में अपना अफवातंत्र बनाती है। और मध्य प्रदेश से निकलकर, मध्य प्रदेश की जोनाबाव की पहाड़ियों से निकलकर चरणवती जिसे चंबल के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी बताई जाती है, यह आकर यमुना से मिलकर यमुना के साथ में कॉम्बिनेशन बनाकर गंगा में मिल जाती है। और यह पूरी नदी आगे बढ़ते हुए अपना प्रवाह क्षेत्र बनाती है बंगाल की खाड़ी। लेकिन साथियों मैं बताता हूं कि ये नदी तंत्र है जो आगे जाकर रुक जाता है, थक जाता है, पानी वेग कम हो जाता है। जहां वेग कम हो जाता है, अलग अलग धाराओं में बहने लग जाता है, उसे डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर पड़ता है आपके सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो दलदली भाग के रूप में जाना जाता है। फिर बात करते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में सबसे बड़ी नदी जो बहती है प्यारे बच्चों, उसे महानदी के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं दक्षिण की गंगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा जिस नदी को कहते हैं उसे गोदावरी के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं दक्षिण की प्रमुख नदियों के बारे में। तो दक्षिण की प्रमुख जो नदियां, जिसमें एक का नाम कृष्णा और दूसरी नदी का नाम बताया जाता है तुंगभद्रा। और पूछ लिया जाए कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में कौन सा साम्राज्य पनपा, तो इस साम्राज्य का नाम है विजयनगर साम्राज्य। फिर बात करते हैं दक्षिण की प्रसिद्ध नदी कावेरी नदी। कावेरी नदी के पास में जो प्रसिद्ध बंदरगाह जिसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना आपके चोल साम्राज्य में बताई जाती है। इसके अलावा एक और नदी के बारे में हम बात करते हैं जो महाराष्ट्र के गुजरात के दक्षिणी इलाकों और महाराष्ट्र के इलाकों से होकर निकलती, जिसे नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। पूछ ले प्यारे बच्चों की नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी बताई जाती है ताप्ती नदी। प्यारे बच्चों, इस पार्ट नंबर 1 में नाम क्या, कब, कहां और कैसे के माध्यम से हमने भारत का नाम, आदि मानव, पांडुलिपि, अभिलेख के अलावा हमने तिथियों का मतलब और साथ में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा था। धन्यवाद।